गीता और अफीफा दोनों ही पक्की सहेलियां थी। गीता हिंदू थी और अफीफा मुस्लिम थी, लेकिन दोनों के परिवार वालों को उन दोनों की दोस्ती से किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं थी। आए दिन ही गीता अफीफा के यहाँ पर और अफीफा गीता के यहाँ पर आया जाया करती। साथ ही हर साल ईद की दावत पर गीता अफीफा के घर तो जरूर जाया करती। ईद की मीठी सेवइयां गीता को बहुत पसंद थी। बस दोनों सहेलियों में धर्म के साथ एक ये फर्क था कि गीता के घर के हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन बेचारी अफीफा बहुत गरीब थी। ऐसे ही एक दिन अफीफा और गीता दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी गीता बोलती है, अरे अफीफा, रमजान शुरू होने वाले हैं ना, तुम्हारे घर में तो तैयारी शुरू हो गई होंगी। हाँ, तैयारी तो शुरू हो गई है, बट तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर में कितनी सी तैयारियां होती है। अरे जैसी भी होती है बहुत खूबसूरत होती है, और भगवान कभी अमीरी या गरीबी थोड़ी ना देखते हैं। भगवान तो केवल प्रार्थना और प्रार्थना करने वाले का स्वभाव देखते हैं। बात तो तुम सच कह रही हो। हर कोई ईद पर नए कपड़े पहनता है, अच्छी अच्छी चीजें खाता है, लेकिन मेरे घर तो बस सेवइयां ही बनती है और हर साल की तरह मुझे पिछले साल के ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। दिल क्यों छोटा करती हो? इस रमजान अल्लाह से खूब दुआ करना, क्या पता तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। दुआ तो यार मैं हर दिन करती हूँ, पर पता नहीं क्यों अल्लाह ताला मेरी सुनते ही नहीं। ऐसे ही काफी देर तक बात करने के बाद अफीफा अपने घर चली जाती है और गीता भी अपने घर वापस आती है। घर पहुंचते ही गीता सोफे पर बैठी अपने मन ही मन में सोचती चली जा रही थी। अपनी बेटी को ऐसे लगातार सोच में डूबा देखकर गीता की माँ ममता उससे बात करती है। क्या बात है गीता बेटा, जब से बाहर से आई है देख रही हूँ कुछ सोच रही है। सब ठीक तो है ना? माँ, मैं अपनी दोस्त अफीफा के बारे में सोच रही थी। क्या हुआ तेरी दोस्त को? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ, ठीक है। आपको पता तो है ना, रमजान शुरू होने वाला है और फिर ईद भी आ रही है। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। माँ, मैं चाहती हूँ ना कि इस बार ईद अफीफा के लिए बहुत खास हो। अपने गरीबी के चलते वो कभी अपना रमजान, अपनी ईद अच्छे से नहीं मना पाती। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तूने कुछ सोचा है कि तू उसकी मदद कैसे करेगी? बस मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे सामने से जाकर कुछ कहूँगी तो वो मेरी मदद लेने से बिल्कुल मना कर देगी। लेकिन अब मैं उसकी मदद करूँ तो करूँ कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ऐसी गीता काफी देर तक सोचती रहती है और आखिरकार उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बारे में वो ममता को बताती है। ममता उसकी बात को सुनकर बोलती है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इससे उन्हें पता भी नहीं चलेगा और उन तक मदद भी पहुंच जाएगी। ठीक है माँ, अब तो हम दोनों ऐसा ही करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बाद गीता फिर से अफीफा से मिलती है और उससे बोलती है, अरे कल से तो पहला रोजा है। हाँ, कल से पहला रोजा है। वैसे अफीफा, तुम्हारा ईद को लेकर क्या सपना है? तुम कैसी ईद मनाना चाहती हो? सच कहूँ तो रमजान पर सभी के घरों में अच्छे अच्छे नए नए फ्रूट्स आते हैं, पकौड़ियाँ बनती हैं, सब कुछ होता है। पर मेरे घर में वैसे ही पूरा रमजान खुशी खुशी बीते और जब ईद की दावत हो तो पूरा मेरा खानदान दावत में आए। लेकिन हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं हम अपने खानदान वालों को बुला सके, और इफ्तार के समय भी मुश्किल से हमारे घर में बस 1 से 2 चीजें होती हैं, और वो भी इतनी ही होती है कि मेरी अम्मी अब्बू का पेट अच्छे से भर जाए। तुम तो मेरे घर के हालात जानती ही हो ना। ऐसे ही गीता अफीफा से काफी सारी बातें करती है, जिसके बाद अफीफा अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर अफीफा अपने परिवार वालों के साथ सहरी करती है और रमजान के पहले रोजे की शुरुआत करती है। शाम को इफ्तार का समय होता है, तभी अफीफा की माँ शबाना अफीफा से बोलती है, बेटा दस्तरखान सजा दो। सजाना क्या है अम्मी, एक प्लेट में फल और एक प्लेट में थोड़ी सी पकौड़ी ही तो है। कोई बात नहीं, जो है वो हमारे लिए बहुत है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ अम्मी। अफीफा इतना बोल ही रही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। अफीफा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता, बस सामने एक बहुत बड़ा सा लिफाफा रखा था, जिसमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें और एक कार्ड भी था। अफीफा सब कुछ घर में लेकर आती है और अपनी माँ से कहती है, अम्मी, कोई घर के बाहर दरवाजे पे कुछ छोड़ गया है, एक कार्ड भी है इसमें, मैं पढ़कर सुनाती हूँ क्या लिखा है। आज की इफ्तारी मेरी तरफ से, रमजान का पहला रोजा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमें किसने भेजा है? अम्मी, कहीं कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? नहीं बेटा, अल्लाह का नाम लेकर कौन मजाक करेगा भला, और वो भी इतने पाक दिनों में।
तो फिर मैं जल्दी से ये सारा खाना दस्तरखान पे सजा दूं? बिल्कुल, सब कुछ सजा दो। दस्तरखान सजाने के बाद दोनों माँ बेटी दुआ पढ़ती हैं और इफ्तार करती है। ऐसे ही रमजान के दिन गुजरते हैं। हर दिन शबाना के दरवाजे पर कोई इफ्तियारी से लेकर सहरी तक का सारा सामान छोड़ जाता। दोनों माँ बेटी को अभी तक खबर नहीं थी कि आखिर ये छुपकर उन दोनों की मदद कर कौन रहा है। ऐसे ही एक दिन शबाना नमाज पढ़कर भी वो दुआ मांगते हुए बोलती है, अल्लाह ताला, पता नहीं आपका कौन सा नेक बंदा है जो हम गरीबों की मदद कर रहा है। उनके हिस्से में बहुत सारी खुशियाँ, शोहरत, इंशाअल्लाह उनकी हर दुआ कबूल करना, आमीन। ऐसे एक दिन गीता ममता के साथ शबाना के घर जाती है और शबाना गीता और ममता के लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाती है और अफीफा बोलती है, आपको पता है आंटी जी, इस बार तो अल्लाह की हम पर बहुत मेहरबानी हुई है। पता नहीं कौन रोज हमारे घर के दरवाजे पर हमारे लिए इफ्तार का सामान छोड़ जाता है। जरूर कोई खुदा का नेक बंदा होगा जो ऐसा कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जी बिल्कुल, मैं और मेरी बेटी उनके लिए दुआएं मांगते हैं। बस एक बार वो हमारे सामने आ जाए, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बस एक मौका मिल जाए। कोई बात नहीं आंटी जी, वो जो कोई भी शख्स होगा ना आपकी बातें सुन ही रहा होगा और एक ना एक दिन वो आपके सामने भी आ जाएगा। जल्दी सामने आ जाए, क्योंकि इतना नेक तो आज के जमाने में कोई नहीं होता। तुम्हें पता है, पिछले रमजान तो हमारे पास ठीक से इफ्तारी करने के लिए भी नहीं होता था, लेकिन तुम्हें पता है इस बार हम हर रोजे पर अच्छी इफ्तारी कर रहे हैं। अफीफा और शबाना को इतना खुश देखकर गीता और ममता बहुत खुश होते हैं और कुछ देर बाद अपने घर वापस आते हैं। दिन गुजरते हैं और ऐसे ही एक दिन अफीफा अपनी माँ से बोलती है, अम्मी, हमारी मदद करने वाला हर दिन दरवाजे पर कुछ ना कुछ छोड़कर चला जाता है, तो आज हम भी कुछ उसके लिए दरवाजे पर रख देते हैं ना। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। घर में थोड़ी सी सेवइयाँ पड़ी हैं, मैं उन्हें बना देती हूँ। जल्दी से वो सेवइयाँ बनाती है और डब्बे में डालकर घर के दरवाजे पर रख देती है। अफीफा एक कार्ड में कुछ लिखकर उस डब्बे के साथ ही रख देती है। कुछ वक्त बाद हर रोज की तरह दरवाजे पर दस्तक होती है और अफीफा दरवाजा खोलती है, जहाँ पर हमेशा की तरह एक बड़ा सा पैकेट रखा हुआ था। लेकिन जो डब्बा अफीफा ने रखा था वो डब्बा वहाँ पर नहीं था। ये देखकर शबाना बहुत खुश होती है। अफीफा शबाना से बोलती है, अम्मी, आपको पता है हमारी मदद करने वाला ना हमारा दिया हुआ भी कबूल कर लिया। बस मैं अल्लाह से अब यही दुआ करूंगी, जो भी ये फरिश्ता है बस हमसे जल्दी ही मुलाकात करे। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार ईद का दिन आने वाला होता है। एक रात पहले फिर से सामान के साथ साथ अफीफा को खत मिलता है। अफीफा उस खत को पढ़कर अपनी माँ को बताते हुए बोलती है, अब वक्त आ गया है कि इस लुका छुपी के खेल को खत्म कर दिया जाए। पूरा रमजान बीत गया और अब ईद आने वाली है। ये आज की आखिरी इफ्तारी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। कल आप और आपकी बेटी, मैंने जो नीचे पता दिया है वहाँ पर आ जाना। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और साथ में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। आइएगा जरूर। उस खत को पढ़कर अफीफा बहुत खुश होती है। आखिरकार अब उनका इंतजार जो खत्म होने वाला था, वो अपने मददगार का चेहरा जो देख पाएंगे। अगली सुबह नहा धोकर दोनों माँ बेटे अच्छे से तैयार होते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ईद मुबारक कहती हैं। साथ ही अपने पड़ोस वालों को भी ईद मुबारकबाद देते हैं। जिसके बाद अफीफा और शबाना दोनों ही खत पर लिखे हुए पते पर पहुँचती है। पते पर पहुँचते ही शबाना और अफीफा देखती है कि शाम में एक बहुत ही बड़ा शामियाना लगा हुआ है, जहाँ उनके खानदान के सभी लोग हैं। सभी लोग दोनों माँ बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। फूलों की बारिश करते हुए उनका शामियाने में स्वागत होता है। तब उनके सामने चेहरे पर मास्क लगाए दो औरतें आती हैं। उनमें से एक अफीफा को खत देती है। अफीफा खत खोलती है और कहती है, तो मिलना चाहोगे अपनी मददगारों से? तो जल्दी से हमारे चेहरे से नकाब उठा दो और पता कर लो कि हम दोनों कौन हैं। अफीफा बड़ी ही खुश थी और उन दोनों के नकाब हटाती है। लेकिन जब उनके नकाब हटाती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सहेली गीता और उसकी माँ है। और आखिरकार शबाना और अफीफा को पता चल जाता है कि रमजान में उनकी मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त और उसकी माँ थे। अफीफा की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं और गीता बोलती है, अरे रो क्यों रही हो? आज तो खुशियों का दिन है, ईद मुबारक नहीं कहोगी क्या मुझसे? कहूंगी ना, क्यों नहीं कहूंगी। पहले गले तो लगा लो। ईद मुबारक मेरी दोस्त। तुम्हें भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो मेरी दोस्त। बेटा, इतने दिनों से तुम दोनों हमारी मदद कर रहे थे और एक बार भी तुमने हमें पता नहीं चलने दिया। अब समझ आया कि तुम मुझसे बार बार क्यों पूछती थी कि मैं रमजान कैसे मनाना चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, सब जानना चाहती थी तुम। अब सामने से अगर मैं तुम्हें मदद के लिए कहती हूँ तो तुम मना कर देती,
क्योंकि मुझे पता है कि तुम ऐसे मदद तो लोगी नहीं, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा खेल तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने के लिए किया। हम सच में बहुत खुश हैं बेटा, सच में तुमने तो हमारी ईद ही यादगार बना दी। अरे अभी कहाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। जल्दी से अपने रिश्तेदारों से मिल लो, तुम्हारा पूरा खानदान बुलाया है मैंने। गीता के कहने पर शबाना और अफीफा अपने पूरे खानदान के लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। इस ईद की दावत पर अफीफा और शबाना के आए सभी रिश्तेदार उन दोनों के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और आखिरकार ईद का चांद भी निकल जाता है। सब लोग ईद के चांद का दीदार करते हैं और एक बार फिर से सभी एक साथ मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। अपने हाथों में एक लेटर लिए हुए गीता आती है और अफीफा को देते हुए बोलती है, ये लो अफीफा, ये तुम्हारे लिए है। किस बात का खत दे रही हो? अब तो सब कुछ पता चल गया ना। अरे अभी तो सबसे बड़ा सरप्राइज बाकी है ना। मैंने तुम्हारी मदद कर दी, ईद की दावत भी हो गई, लेकिन ईदी तो रह ही गई। दोस्त भी एक दूसरे को ईदी देते हैं क्या? बिल्कुल देते हैं, मेरा मन है तुम्हें देने का और मैं दे रही हूँ। उस एनवलप को खोलकर उसमें से एक लेटर निकालकर वो पढ़ती है। उसमें लेटर था, गीता ने अपनी किसी जानकारी के यहाँ पर अफीफा की अच्छे से एक पोस्ट पर जॉब लगवा दी थी। अफीफा बिना कुछ कहे अपने दोस्त को गले लगाती है और उससे बोलती है, दोस्त हो तो तुम्हारी जैसी, तुम दोस्त नहीं फरिश्ता निकली। अरे बस बस, अब से मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने दूंगी और ना तुम्हें कोई परेशानी झेलने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम और आंटी हमेशा हर रमजान ऐसे ही धूमधाम से मनाओ। जल्दी से ये खबर जाकर शबाना आंटी को दे दो और उनकी ईद भी और ज्यादा बेहतरीन कर दो। अफीफा जल्दी से अपनी माँ के पास जाती है और उसको सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर शबाना भी बहुत खुश होती है। ईद के बाद अफीफा जॉब पर जाना शुरू करती है और देखते ही देखते उसकी सैलरी से घर के हालात सुधरने लगते हैं। अब हर रमजान पर वो ईद की धमाकेदार पार्टी भी करती है। रानी की सास कुसुम उसे हॉल में बैठे हुए आवाज देती है, बहू मेरी चाय कहाँ है? आज मिल जाएगी या नहीं? 2 मिनट में लाई मम्मी जी, बस बन गई है। एक तो बहू का ये 2 मिनट कभी पूरा नहीं होता है। 2 मिनट में आई मम्मी जी कहकर 2 घंटे लगा देती है। क्या हुआ माँ, आप मुंह क्यों बना रही हो? कोई दिक्कत है क्या? तेरी पत्नी ने तो मुझे परेशान कर रखा है। एकदम से कोई काम बोलो बस यही बोलती है। 2 मिनट में आई मम्मी जी, लेकिन आती ही नहीं है कभी। जाने दो माँ, बेचारी घर का सारा काम अकेले करती है। आप भी थोड़ी देर रुक जाया करो। देख, तू ज्यादा ना अपनी बीवी की तारीफ मत कर और ना ही उसकी तरफदारी कर, वरना मैं सब कुछ छोड़कर आश्रम चली जाऊंगी। माँ आप तो गुस्सा हो गई। सच में हम लड़कों की जिंदगी खराब है। माँ की तरफ से बोलो तो बीवी सुनाती है, बीवी की तरफ से बोलो तो माँ सुनाती है। अब मैं किसके सामने क्या बोलूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। वही अच्छा है तेरे लिए जो तू दूसरों के पचड़े में ना पड़े। देख, अब तू ही देख ले, कितना समय हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी चाय नहीं बनी, न ही इसके 2 मिनट पूरे हुए हैं। कुसुम अपनी बहू का गुस्सा अपने बेटे पर निकाल रही होती है कि तभी रानी हाथों में चाय की ट्रे लेकर उसके पास आती है। लीजिए मम्मी जी आपकी चाय, पीकर बताइए कैसी बनी है। आज मिल गई वही बहुत बड़ी बात है। स्वाद का क्या ही करूँगी, कब से सर दुख रहा है चाय के लिए। माँ जी ले आई ना, अब पी लीजिए, देखना थोड़ी देर में ही दर्द दूर हो जाएगा। अरे पुनीत जी, आप भी तैयार हो गए? रुकिए, मैं अभी आपके लिए 2 मिनट में नाश्ता लेकर आती हूँ। बेटा, अगर तू बहू के नाश्ते के चक्कर में रहेगा ना तो तुझे ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। क्यों माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि इसका 2 मिनट कब होगा ये तो यही जाने। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तू जरूर लेट हो जाएगा। मम्मी जी, मैं इतना भी लेट काम नहीं करती हूँ जितना आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है। तू सारे काम 2 मिनट में करने को बोलती है, लेकिन तेरे काम होते ही नहीं है। आप दोनों अपनी अपनी बहस बंद कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देरी हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पुनीत जी, कुछ तो खा लीजिए, मैं सच में 2 मिनट में ले आऊंगी। ऐसे भूखे पेट मत जाइए। रानी मैं जानता हूँ तुम लेकर आ जाओगी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी। अगर मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गया ना तो लेट हो जाएगा और माँ की बात सच हो जाएगी। तुम बुरा मत मानना, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा, ठीक है? पुनीत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिन बीतते हैं। कुसुम और उसकी पड़ोसन कमला मार्केट से घर लौटती है। कुसुम, एक गिलास पानी पिला दे, अपनी बहू से कहकर बहुत प्यास लगी है। हाँ क्यों नहीं कमला, बैठ ना तू, मैं तेरे लिए पानी मंगवाती हूँ। मेरे लिए तू इतनी दूर मार्केट जो गई।
तो क्या हुआ, इसमें मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान थोड़ी ना किया है। इस बहाने हमें अच्छा समय बिताने को मिला एक साथ, वरना घर के काम में कहाँ फुर्सत मिलती है किसी को। ये बात तो तूने सही कही, मेरी बहू है, फिर भी जब तक सारे काम एक बार चेक ना कर लूँ ना, तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी बहू को दे दी। मैं बार बार टोकने के लिए नहीं जाती, ये घर उनका भी तो है, अब अच्छा करे या बुरा करे वो जाने। हाँ, ये बात तो तूने सही कही। हे भगवान, तुझसे बात करने के चक्कर में मैं बहू को पानी के लिए आवाज लगाना ही भूल गई। रुक, अभी मंगवाती हूँ पानी। बहू, कमला आंटी के लिए एक गिलास पानी ले आ, बहुत प्यास लगी है इनको। रानी अपने कमरे में कपड़े तय लगा रही होती है तो वो अपनी सास की आवाज सुनकर कमरे से ही जवाब देती है। 2 मिनट में आई मम्मी जी, बस 2 मिनट। जल्दी से पहले पानी दे देती हूँ, वरना मम्मी जी पूरा घर सर पर उठा लेंगी और बहुत डांटेंगी। रानी इतना कहकर जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन जाम होने की वजह से दरवाजा खुलता नहीं और रानी समय से नहीं पहुंच पाती। लगता है बहू कुछ ज्यादा ही जरूरी काम कर रही है, इसीलिए अभी तक एक गिलास पानी तक नहीं लेकर आ पाई। आज तक कभी टाइम से आई नहीं है, जो आ जाएगी। मुझे भी लगता है कोई जरूरी काम कर रही होगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे कुसुम, तू भी मेरे साथ इतनी मार्केट में घूमी है, थक गई होगी। मैं चलती हूँ, अपने घर जाकर पानी पी लूंगी, लेकिन अपनी बहू को समझा दियो जो आज मेरे साथ किया है और किसी के साथ ना करे, वरना तेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। लोग यहाँ प्यासे मर जाए और तेरी बहू अपने काम ही निपटाती रहे। कमला कुसुम को उसकी बहू के चलते ताना मार कर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके ताने के कारण कुसुम के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में अपनी बहू के कमरे का दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। अच्छा हुआ मम्मी जी जो आप आ गई, मैं कब से। चुप, एकदम चुप, एक शब्द मत बोलना तुम। 2 मिनट में आ रही हो मम्मी जी बोलकर कमरे में ही बस गई। बेचारी कमला प्यासी गई है मेरे घर से। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, मैंने जानकर लेट नहीं किया, वो मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। अब यही बाकी रह गया है कि बहू के होते हुए मैं खुद से काम करूं। नहीं मम्मी जी, मैं आ ही रही थी, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, आज तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। कुसुम बिना रानी की बात सुने उसे बुरा भला सुनाकर वहाँ से चली जाती है और रानी अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पुनीत वहाँ आता है। हे भगवान, इतने बड़े बड़े आंसू, लगता है फिर से सास बहू का महायुद्ध हुआ है। मैं सही कह रहा हूँ ना? मम्मी जी तो मुझे सुना कर गई हैं, जो बचा हुआ है आप भी सुना लीजिए। मैं तुम्हें सुना नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे रोने का कारण पूछ रहा हूँ। मुझे मम्मी जी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि वो अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं है। हुआ क्या है ये तो बताओ। आज कमला आंटी घर आई थी, मम्मी जी ने मुझसे पानी लाने को बोला। मैं जाने लगी तो मेरे कमरे का दरवाजा खुला ही नहीं। तब तक वो अपने घर चली गई थी, लेकिन जब मम्मी जी ने आकर दरवाजे पर हाथ मारा तो वो खुल गया। बस आते ही मुझ पर बरस पड़ी, मेरी सुनी ही नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात और तुम रोने लग गई। तो क्या करूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। तुम तो कमला आंटी को जानती हो ना, तुम्हारे समय पर ना पहुंचने से उन्होंने 4 बात लगा के माँ को बोली होगी और माँ का मूड खराब हो गया होगा, इसलिए उन्होंने 4 बातें तुम्हें सुना दी। अरे माँ की बातों को इतना दिल पे मत लगाया करो और रोना बंद करो। और हाँ, 2 मिनट में आई मम्मी जी, ये बोलना छोड़ दो, इसके चक्कर में ना तुम्हें ज्यादा सुनना पड़ता है। शायद आप सही कह रहे हैं, 2 मिनट में आई मम्मी जी बोलने से अच्छा है कि बुलाने पर तुरंत ही पहुँच जाऊँ। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात। पुनीत के समझाने पर रानी का मूड अच्छा हो जाता है। दोनों आराम से बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी कुसुम फिर से आवाज देती है। बहू, खाना मिल जाएगा या कल का इंतजार करूं? 2 मिनट में आई मम्मी जी। रानी के इतना बोलते ही पुनीत और रानी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और पुनीत हंसते हुए बोलता है, इतनी जल्दी आदत जाने वाली नहीं है। सही कहा आपने, लेकिन मैं अपनी ये आदत सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। अब जाओ वरना सुनोगी फिर। रानी भागते हुए रसोई में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। कुसुम के दोबारा आवाज देने से पहले रानी खाना बनाकर कुसुम के आगे परोस देती है। अरे वाह, एक डांट का इतना असर, दोबारा आवाज देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी जल्दी खाना बन भी गया और आ भी गया सामने।
अगर ऐसा ही है तो तू हमेशा मुझसे डांट ही खाने वाली है। जी मम्मी जी, अब आगे से ऐसा ही होगा। अब रानी अपने पति की कही बात को भी समझ जाती है और धीरे धीरे अपनी सास के स्वभाव को भी, और उनकी आवाज लगाने पर अपना तकिया कलाम बोलने से पहले खुद हाजिर हो जाया करती है। इससे रानी को अपनी सास की डांट से छुटकारा मिल जाता है और दोनों खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।